Good morning, everyone. Good morning, everyone. As part of the training process, Akshans Joshi from Delhi Debt Execution Team will be presenting a proposal for construction finance that we are doing for Ukaya Group of Noida. So I will hand over the mic to him. And Chance, please continue. Thank you, sir. First of all, good morning, all of you. My name is Akshan Joshi, and I am a part of Delhi Debt Execution Team since last 1 year. I started here as a trainee. Now I'm in permanent employee over here. So what basically we are going to discuss is construction finance, which the new proposal which we have been handed over. It is being constructed in Sector 142 Noida. Basically, the company Surya Kiran Info Private Limited is going to construct a construction. Basically, they are going to construct a commercial building in Noida Sector 162. So let me give you a brief info. Basically, the company is going. Our company is going to be developing here, and what is the means of finance and cost of project and how we are going to be paying the banks. So basically, first of all, let me start from basic. Ukaya Group करके एक कंपनी है जो सिंस 1987 से ऑपरेशन है. बेसिकली कंपनी आज की डेट में काफी अच्छा ब्रांड नेम एस्टैब्लिश्ड है. सो व्हाट दे डू इज दे प्रिपेयर इन्वर्टर्स, बैटरीज एंड ऑल. सो जैसे उस बिजनेस में इनका डेवलपमेंट होता रहा, दे स्टेप्ड इनटू रियल एस्टेट मार्केट. सो इन ईयर 2015 they completed one of their projects with the company OSPL Private Limited. They established Ukaya Center in Noida, which is totally around 80 to 90% leased out. And companies, IT companies such like Tata Consultants, Kronos Solutions are the tenant over there. And 80 to 90% of the companies leased out in today's date. Then the company bought Surya Kiran Info Private Limited. जिस लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बेसिकली सूर्य किरण इन्फो प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी अपनी खुद की. इनके पास पे लैंड नोएडा अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास इससे आया हुआ था. सो व्हाट OSPL प्राइवेट लिमिटेड डिड, उन्होंने इस लैंड को एक्वायर करने के लिए कंपनी के पूरे शेयर्स ले लिए. तो 2018 में उन्होंने पूरे शेयर एक्वायर कर लिए. आफ्टर दैट दे प्लान्ड, नाउ व्हाट दे आर प्लानिंग इन दिस सेक्टर 142 नोएडा एक्सप्रेसवे के पास पे ये लोग एक कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग. तो इस कॉमर्शियल बिल्डिंग में सबसे पहले स्क्वायर फीट है, और जो ये लीज आउट करने वाले हैं बनाने के बाद, ये है आपका 4,94,141 स्क्वायर फीट. तो व्हाट बेसिकली द स्ट्रक्चर इज, दे आर गोइंग टू बी हैविंग 2 basements in it, 1 ground floor and 12 floors above it. And what amenities they are providing, what promises they have made, they are saying that महावास्तु के हिसाब से इन्होंने अपना बिल्डिंग का डिजाइन करा हुआ है. अर्थक्वेक प्रूफ इन्होंने RCC फ्रेम स्ट्रक्चर करवाया जिसमें इनका सेस्मिक जोन 4 आया हुआ है. व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग इज सेंट्रली एयर कंडीशनर बिल्डिंग बनाएंगे, हाईटेक सिक्योरिटी होगी उसमें, 24/7 ऑपरेशंस रहेगा इस पे, काफी एम्पल पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करिए, 100% पावर बैकअप के लिए जा रहे हैं. एंड कैंपस एंड बिल्डिंग का मैनेजमेंट इन लोगों ने आउटसोर्स करा हुआ है.
तो इसके नियर बाय पे एडवांस नेविस बिजनेस पार्क है, जो कि 90% कैपेसिटी पे आज की डेट पे लीज आउट है पूरा। 90% लोगों ने यहाँ पे कंपनीज ने अपना ऑफिस वगैरह लीज आउट करा हुआ है नियर बाय। आकाश जोशी जी, हाँ जी सर। आप अभी जो बता रहे हो दैट इज कंस्ट्रक्शन का लीज आईडी है क्या? सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ है, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? मैं बोल रहा हूँ आप जो अभी डिस्कस कर रहे हो वो कंस्ट्रक्शन का मेलाडी है क्या? यस सर। अब ये कंस्ट्रक्शन का मेलाडी जो प्रपोजल होता है उसमें आप क्या पहले कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लेते हो? हाँ जी सर। और उसके बाद वो रिपीट जाता है क्या एलआईडी से? सर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, अभी हमने बैंक को अप्रोच किया है और हम लोग 2 साल 6 महीने में इसको पहले कंस्ट्रक्ट करने का हमारा टारगेट है। देन आफ्टर 1 साल का हमने इसमें मोरेटोरियम पीरियड मांगा हुआ है सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाँ जी। बोल रहा हूँ कि आप बैंक से 2 लोन की बात कर रहे हो क्या? मेरे बैंक के असेसमेंट एक बार करता है 2 बार करेगा? सर अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन की असेसमेंट करी हुई है, फिर जिस टाइम पे रीपेमेंट वाला वो आएगा हम उस टाइम पे एलआरडी के लिए प्रपोज करेंगे सर बैंक को। नहीं तो वो एलआरडी का असेसमेंट अभी करेगा या बाद में करेगा? सर अभी एलआरडी का असेसमेंट हमने करा हुआ है। नहीं, आप नहीं, बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक सर अभी एलआरडी का असेसमेंट, पवन सर कैन यू हेल्प इन दिस? सर बैंक अभी नहीं करेगा सर एलआरडी का असेसमेंट, ये जब लॉट हो जाएगा पूरा प्रॉपर्टी तो उस समय होगा असेसमेंट। आज तो कैसे करेगा बैंक? मतलब जब प्रिंट ही पता नहीं कौन है, इसमें कितना एग्रीमेंट है। मैं तो समझ रहा हूँ कि तो आज तो सीएफ का असेसमेंट होगा, अभी तो सीएफ का असेसमेंट होगा, उसका पेमेंट विल बी बाय एलआरडी। अच्छा, तो मतलब एलआरडी का एक जो रिस्क है वो बैंक को लेना पड़ रहा है। हाँ, वो रिस्क तो लेके चलेगा। That is the risk that they are taking in the construction finance. अब उस रिस्क को हम जस्टिफाई करने के लिए ये हिस्टोरिकल एक डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्रुप ने पहले ऑलरेडी बिल्डिंग बना रखी है, जिसको कि इन्होंने एक रेस्पेक्टेबल लेवल पे 80-90% एरिया लीज आउट कर रखा है। और इनका जो टाई अप वगैरह होगा फर्दर लीजिंग के लिए वो सारे मिटिगेंट्स हम प्रेजेंट करेंगे, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्वड इन द ट्रांजैक्शन कि हाँ। मैम बैंक तो ये बोल रहे हैं कि आज के दिन में ऑल्दो एग्जिस्टिंग जहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है वहाँ पर रीनेगोशिएशन चल रहा है, मगर फिर भी आप हमारा कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कर दीजिए और हम एलआरडी से कर लेंगे। सर हम जहाँ पे रिनेगोशिएशन चल रहा है ये बैंक की क्वेरी आती है, हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, बट बैंक ऑफ कोर्स क्वेरी रेज करता है। तो हम जो रेट्स लेके चल रहे हैं ऑलरेडी आज के प्रिवेलिंग हैं, हम बोल रहे हैं आप उस रेट पे भी एलआरडी अगर असेसमेंट करते हैं और मेरा एरिया जो भी सर वो क्या होगा डिटेल में प्रपोजल जब भी जाएगा ना, एक बार इसको वहां तक पहुंचने दीजिए, जस्टिफाई वो भी करेगा एक बार इस पॉइंट। इसके अंदर पवन तुम एक काम कर सकते हो, वहाँ पे जो भी एरिया रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से मान लो तुम्हारा कितना परसेंटेज लीज आउट होने पे भी लोन रिपे हो जाता है। सपोज 50% पे भी अगर लोन रिपे हो जाता है तो यू कैन टेल बैंक कि भाई मेरे को खाली 50% भी लीज आउट हो जाएगा तो मेरा रिपेमेंट आपका लोन का हो जाएगा। उसपे वर्किंग करनी पड़ेगी। I'm just requesting, give him some time, let him explain the basics of the proposal first, and then we will start asking these questions. वो वहां तक भी आएगा, उसको वो पॉइंट भी कवर करना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको। I think that's a better approach, team. You know, I think let him finish to a level. उसके बाद जो basic queries होंगे, that we can take it one by one with them. तो आकाश जोशी जी, इसमें मेरे को एक और बताइए कि इसमें आप जो एरिया स्टेटमेंट बताते हो, आप जो बिल्टअप एरिया निकालते हो ना, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी वो सर। बिल्टअप एरिया कैसे निकालते हो? सर ये डेटा सर हमारे पास कंपनी के थ्रू आता है। नहीं मतलब उसमें कोई वैल्यू एडिशन आपका नहीं होता है? नहीं सर, वो कंपनी अगर आपको बैंक क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे कंपनी से आया इसलिए मैंने ले लिया। सर इसमें बेसिकली जो अप्रूव्ड मैप है या प्रपोज्ड, इस पर्टिकुलर केस में अभी इन्होंने PR 1.5 पे मैप प्रपोज कर रखा है। हम बैंक को ये डिस्क्लोज कर रहे हैं कि दिस इज द मैप सबमिटेड विद द अथॉरिटीज, और उस एरिया उसमें एरिया डिफाइंड होता है कि बिल्टअप एरिया क्या है, कि मैप के अंदर फ्लोर वाइज सारा एरिया कैलकुलेट करके दिया। बिल्टअप एरिया में आप नॉन एफआईआर एरिया लेते हो क्या? बिल्टअप के अंदर
सर मुझे भी एक बार वो मैप देख के समझना पड़ेगा. आई थिंक वी आर टेकिंग द नॉन एफआईआर एरिया एज वेल इन द बिल्ट अप. मतलब व्हाट कंस्ट्रक्टिव जब भी अपने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करते हैं, क्योंकि जब अपने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करते हैं तो सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट है कि आपको एरिया स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए. राइट सर. अगर एरिया स्टेटमेंट में अगर आप मार खा गए तो आपका पूरा जो प्रपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा. पूरा चेंज हो जाता है. ऑफ कोर्स सर, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, उसके लिए जो अप्रूव्ड मैप होता है या आर्किटेक्ट द्वारा ड्राफ्टेड मैप होता है, हम उस मैप से एरिया पिकअप करते हैं और वो एरिया हम प्लॉट करते हैं. अब उसमें अगर कोई क्वेरी आती है तो देन वी डिपेंड अपॉन द टेक्निकल कंसल्टेंट्स एंड आर्किटेक्ट फॉर दैट. मतलब आई एम नॉट द आर्किटेक्ट, ही इज नॉट द. नहीं, मैं बोल रहा हूँ, देखो आप वो कैलकुलेट किसी से भी करवा लो, आप वो कैलकुलेशन किसी से भी करवा लो, मगर आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे हुई है और क्या हुई है. मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितना एफआईआर एरिया कितना एरिया है. हाँ जी सर, एकदम सही बात है. अच्छा, प्लीज कंटिन्यू. हो उसमें आपको पता है कितना एफआईआर और कितना नॉन है. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी. आपकी वॉइस सुदर्शन सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी. is not audible, I guess. हेलो. हाँ जी सर. अभी आप जो हमको समझा रहे हो उसमें एफआईआर और नॉन एफआईआर एरिया कितना है? सर अभी एफआईआर हमको इसमें अचीव नहीं हुआ है सर. बट अरे क्या बोल रहे हो तुम? एफआईआर अचीव नहीं हुआ मतलब? सर अप्रूवल नहीं आया सर अभी एफआईआर का. अप्रूवल से क्या मतलब है? तो बेसिकली मैप में देख के आपको ये बाइफरकेट करना होगा कि एफआईआर एरिया कितना है, नॉन एफआईआर एरिया कितना है. तो आप जो प्रपोज प्लान है इनका, वो प्लान को रेफर करो, उससे सर को आप आंसर दो इस चीज का. कोई बात नहीं है, इसको पाक कर लो, मगर ये इम्पोर्टेंट है बहुत ये एंगल. सेकेंडली आपने पर स्क्वायर फीट जो रेट लिया है कंस्ट्रक्शन का, आपने एक एवरेज रेट ले लिया होगा. नहीं सर, इसमें डिटेल्ड बीओक्यू पार्टी से आई है. अरे बीओक्यू तो आई है, समझ गया मैं तेरी बात, मगर बीओक्यू में तो एवरेज ही निकाला होगा ना. बाद में तो एवरेज ही निकाला, उसको टोटल बिल्टअप एरिया से डिवाइड कर दिया होगा ना, जो भी बीओक्यू का टोटल आया होगा. निकाल सकते हैं, लेकिन उसने बीओक्यू में एवरेज निकाल के नहीं दिया है. अलग अलग आइटम इसमें ना बैंक आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि आपने एफआईआर का कितना रेट लिया और नॉन एफआईआर का कितना रेट लिया कंस्ट्रक्शन रेट. सुदर्शन, मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसको पहले का पूरा ट्रांजैक्शन तो एक्सप्लेन कर देना. स्पिरिट ऑफ दिस कॉल विल डिफर, मतलब खतरा खराब हो जाएगी. ठीक है, डन है भैया. एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन, यू पुट योर ऑल क्वेश्चंस एट द एंड, राइट? ठीक है भैया. हाँ, यू आस्क एवरी क्वेश्चन बट लेट हिम एक्सप्लेन फर्स्ट. वेरी ट्रू, सर्टेनली भैया. तो बेसिकली इस पे जो टारगेट्स हम लोग सोच रहे हैं कि हम कौन से टेनेंट्स बेसिकली टारगेट करेंगे. सो इसमें हम एमएनसी कंसल्टिंग कंपनीज और हमारे इंफ्रा और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और बाकी अदर एमएनसीज को हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं कि एज अ टेनेंट वो हमारे वहाँ एंटर हो. सो नाउ बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में, इसमें लैंड एरिया 2.38 एकड़ है हमारा, जिसमें से हम कंस्ट्रक्टेबल एरिया अराउंड 4,95,611 स्क्वायर फीट का ले रहे हैं. और इसमें जो लीजेबल एरिया हमारा रहेगा वो 4,94,141 स्क्वायर फीट अराउंड है. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट वी आर अज्यूमिंग इट दैट इट वुड बी स्टार्टिंग इन Q2 of financial year 23 and would be ending in Q4 in year 2025. So around 3 years 6 months का इसमें हम लोगों ने टेन्योर रखा हुआ है, जिसमें 2 years 6 months हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है और 1 year हम लोग लीजिंग पीरियड मांग रहे हैं, मोरिटोरियम पीरियड मांग रहे हैं. एंड उसके बाद हम लोग LRD के थ्रू इसमें बुलेट रिपेमेंट करने वाले हैं.
Akshank, Vipul this side. Yes, sir. Sir, door-to-door tenor is 3 years, 6 months, right? Yes, sir. And you are seeking a repayment period of 9 years. So I think this should be changed. सर एक्चुअली हम लोग LRD बाद में अप्रोच करेंगे सर बैंक। सर नहीं, आप समझिए बात को समझिए आप। LRD आप करेंगे, that is a separate transaction as you already proposed, okay? Yes, sir. But for this transaction, your door-to-door tenor will be your 3.6 year plus में your repayment schedule. Pawan, Sir, correct me if I'm wrong. सर इसमें चांस प्लीज लेट मी। इसमें सर 3 years 6 months का डोर टू डोर टेन्योर है, हम बुलेट रिपेमेंट प्रपोज कर रहे हैं। अच्छा, फिर ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 years 6 months। नहीं, then it is okay because क्या कि अभी कहीं पे शायद ये डिस्कशन में आया था कि 9 year का रिपेमेंट शेड्यूल है, राइट? आई थिंक वो LRD के लिए होगा वो बाद में। मैडम होगा LRD के लिए, बट अभी शांत ने बोला ना कि LRD will be a separate transaction which will be done after construction finance and all that. हाँ, वो तो बैंक को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा कि अगर वो करना चाहे तो वो कर ले, नहीं तो कोई और करेगा, वो तो अलग। हाँ, तो अगर मान लीजिए अगर इसमें LRD नहीं, फॉर एग्जांपल अगर LRD नहीं होता तो उसके अलावा भी we need to provide, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बैंकर को हमें कोई तो रिपेमेंट शेड्यूल देना पड़ेगा ना। हम इस बैंक नहीं, को अभी तो हमें बुलेट रिपेमेंट, हाँ बुलेट रिपेमेंट ही है अभी तो। वी आर नॉट प्रपोजिंग एनी अदर रिपेमेंट शेड्यूल एट ऑल एट दिस पॉइंट। एक बुलेट रिपेमेंट पे ही कर रहे हो ना, अभी तो बुलेट रिपेमेंट ही प्रपोज कर रहे हैं। Okay, then it is okay. तो व्हाट वी हैव टेकन इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, बेसिकली इसमें हमारी जो लैंड की कॉस्ट है हमने बुक वैल्यू पे 7.52 करोड़ ली है। एंड व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज जो कंस्ट्रक्शन पे हमारा कॉस्ट लगेगा वो हमारा 175.69 CR लगेगा, जिसमें से हमने 5.92 अभी इंक्योर कर लिया है। इसमें हमने कुछ डेवलपमेंट करा है जो ग्राउंड लेवलिंग का काम होता है, प्लस जो लैंड को थोड़ा क्लियर आउट, जो हमारा लैंड को बैलेंस करने पे जो हमारा खर्चा भी आया है वो 5.92 CR का आया है, और बाकी 169 अभी हमें कंस्ट्रक्शन पे और बैलेंस इंक्योर करना है। अप्रूवल्स पे हमने अभी 1.9 टिल डेट कर लिया था, और 9.01 के अभी हमें और बैलेंस यूटिलाइज करना है अपने अप्रूवल्स को लाने के लिए। एडमिन एंड लीजिंग में हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 8.69 CR का हमारा खर्चा आएगा, जिसमें हमारे एडवर्टाइजिंग और अदर एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सब इंक्लूड होंगे। और फाइनेंस कॉस्ट पे हमने जो कंस्ट्रक्शन पीरियड पे हमारा इंटरेस्ट लगने वाला है वो लिया हुआ है, तो 32 CR लिया है। तो इसमें 234 करोड़ हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाती है। अब इसमें मीन्स ऑफ फाइनेंस में हमने प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 84 करोड़ का रहेगा, और सिक्योर्ड लोन हमारा 139। इसमें प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, मैं एक बारी मॉडल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 96.2 करोड़ का है, और सिक्योर्ड लोन जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो 138 करोड़ का है। इसमें हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MCB ब्रांच नोएडा पे लगाया, प्रपोजल अपना प्रपोज किया था, जिसमें हमारा NBC क्लियर हो चुका है, और अभी हमारा लीगल एंड वैल्यूएशन भी कंप्लीट हो चुका है, एंड TEV अंडर प्रोसेस पे है। तो अब जो क्वेश्चन आता है सर कि हम लोग अपनी आफ्टर जब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और मोरिटोरियम पीरियड का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैसे अपना रीपेमेंट करेंगे। सो बेसिकली ये एक मंथली रेंट की हम लोगों ने एक शीट बनाई है। व्हाट वी हैव टेकन इज बेयर शेल लीज एरिया, वार्म शेल लीज एरिया एंड रिटेल एरिया, कि हमारा बेयर शेल पे कितना स्क्वायर फीट एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और वार्म शेल पे कितना लगेगा, रिटेल एरिया कितना है। तो टोटल 4,94,141 स्क्वायर फीट है। अब इन मिडिल ऑफ द सेशन एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इन केस अगर हम लोग लीज आउट नहीं कर पाते बिल्डिंग, तो फिर उस चीज पे क्या होगा। तो सर अभी तो हमने मोटा मोटा ये किया है कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन, जब हमारा कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा, तब हमारे पास हमारा 50% टेनेंट होगा। दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, बिकॉज इसके आसपास सर सारी रियल एस्टेट, सारी कंस्ट्रक्टेड एरियाज है जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे पहले से भी
बस इसके काफी टेनेंट्स हैं, तो सारे मोस्ट प्रोबेबली 60 to 70% लीज आउट है आज की डेट में। प्लस कनेक्टिविटी सर, मेट्रोस की कनेक्टिविटी और नोएडा एक्सप्रेस पे है, तो कनेक्टिविटी का भी कोई एक्सेस इशू है नहीं। सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज मार्च 26 पे जब हमारा कंस्ट्रक्शन सारा फिनिश हो जाएगा, मोरेटोरियम फिनिश हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमारे पास 50% टेनेंट अगर अवेलेबल होता है, तो उस केस में हमें बेयर शेल से 1,07,601 और वॉर्म शेल से 1,07,601 और रिटेल से 31,800 के अराउंड पर को ये टोटल लीज एरिया और रेवेन्यू जो हमारी इसमें जनरेट होगी, एस्टिमेटेड रेंट जो हमारे पास आएगा, वो इन सब का टोटल 1,82 लाख के आसपास आएगा। अगर मैं LRD एलिजिबिलिटी में अगर आता हूं, तो इसमें मैं देख सकता हूं कि अगर मैं 50% कैपेसिटी भी अगर एक टाइम के लिए यहां पे लेता हूं, अगर मैं 50% भी अपना ओवरऑल कवर कर पाता हूं, सिर्फ एट द एंड तक का मेरे पास 50, तब भी मेरे पास 28 करोड़ का नेट अमाउंट रिसीवेबल प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 24 होती है, और जिसमें मैंने प्रपोजल 138 करोड़ का लिया हुआ है। इन केस में अगर 50 CR भी 50% कैपेसिटी भी फुलफिल नहीं कर पाता हूं, मैं एक टाइम के लिए 40% भी लेता हूं, उस केस पे भी मेरी LRD की एलिजिबिलिटी जो आती है वो 179 की आती है। मेरा DSCR 1.30 टाइम्स रहता है, और उस केस पे भी मैं इसमें ना रेट के हिसाब से भी थोड़ा कर देना, जैसे प्राइसिंग जो तुमने रेट लिया होगा ना पर स्क्वायर फीट, उसमें 2-3 मतलब थोड़ा रेट घटा के 5% वो कम करके भी LRD एलिजिबिलिटी दिखा देना। तो ये मतलब प्रपोजल में अंदर तुम लोग डाल सकते हो सेंसिटिविटी करके कि 50% एरिया, 75% एरिया, 40% एरिया पे भी मेरा ये LRD एलिजिबिलिटी आ जाती लोन अमाउंट का। और अगर हम लोग पर स्क्वायर फीट का रेट भी अगर उसके भी 2-3 स्लैब लेके कि अगर वो मार्केट रेट में अगर हम इससे कम पे करते हैं तो हमारा LRD एलिजिबिलिटी आ जाता है। वाली सीट की चांसेस सी कॉलम में जो है ना मैम, उसकी बात करें 30, 17, 18, 19 में जो नंबर है ना, ये 60, 80 और 100 का जो रेट ले रखा है, इस रेट को भी रिड्यूस करके कि हाँ अगर हम कम रेट पे भी तो वो एक मैट्रिक्स है ना, वो दे देना होगा, मतलब अपने को बैंक को उसको मतलब उसको दिखाओगे, अगर वो बताओगे तो उनसे ज्यादा कन्विंस होंगे वो कि चलो इतना मतलब कम में भी हो जाएगा हमारा LRD। तो ठीक है, तो एक तो ऑक्यूपेंसी की वेरियस सिनेरियोस, साथ में रेट का भी थोड़ा सा रेट का भी 60-60 में करके, दोनों का अलग से मैट्रिक्स करके LRD एलिजिबिलिटी कितनी मतलब कितना कंफर्टेबल है, मतलब कि तुम्हारे पास कितना वो कुशन है। तो जहाँ पे भी अगर मैं 50% भी ऑक्यूपाई कर आज की डेट पे अपने टेनेंट्स फुलफिल कर पाता हूँ बिल्डिंग के, तब भी मेरी LRD एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। प्लस एक मैम ने जो एस्टिमेटेड रेंटल्स पे जो बोला है, अगर हम लोग रेंट भी लेते हैं, तो उसके बाद भी हमारी जो LRD की एलिजिबिलिटी जो हमारा DSCR आ रहा है 1.31:1.34 आया है। तो इस केस पे भी अगर हमारा रेट में भी फ्लक्चुएशन अगर आता है, जो हम रेट अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग अपना मंथली पर स्क्वायर फीट कितना रेट ले रहे हैं, तो उस पर अगर हमारा फ्लक्चुएशन एक टाइम के लिए आता है, तो उस केस पे भी मैं 185 CR मेरे पास आज की डेट में LRD एलिजिबिलिटी है, और मैं अपना प्रपोज लोन जो है वो आसानी से बुलेट रिपेमेंट कर सकता हूँ। तो बुलेट रिपेमेंट के लिए हम लोग अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पे इंटरेस्टेड होगा तो उन्हीं से करवाएंगे, अदरवाइज वी वुड बी अप्रोचिंग सम अदर बैंक्स ओनली। आकांक्ष, इसमें आप कैम इनकम जैसे आप 20 रुपीज पकड़े हो, इसमें तुम एक्सपेंसेस कैसे लिया हो इसमें? सॉरी सर, यू हैव टेकन 20 रुपीज कैम एक्सपेंस, कैम इनकम लिया हो ना इसमें? कैम इनकम का 20% ही लो अगर तुम ले एक्सपेंस कैसे पकड़ा आप उसमें? कैम एक्सपेंस एलिजिबिलिटी लेट मी प्लीज कैलकुलेशन, हाँ कैम एक्सपेंस कैलकुलेशन के लिए हमने कैम का 30% प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया है। 70% एस्टिमेटेड की खर्चा हो जाएगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में प्लान।
बिल्डिंग। नहीं सर, लेकिन इसमें क्या है, आप जैसे ऑक्यूपेंसी तो आप 50% पकड़ रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस तो वो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कम हो जा रहा है ना, बट फैक्चुअली तो आपको 100% का एक्सपेंस लगेगा ना। एक बार तुम लोग कैम को हटा के भी कर देना, वो थोड़ा बेटर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैम को हटा के भी पॉइंट ये वैलिड है कि मेरा क्योंकि कैम नहीं मॉड में आपका एक्सपेंस तो 100% पे ही करना पड़ेगा ना, वो आप कम नहीं कर सकते उसको। तो हम इसको ऐसे मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं कि 100% ऑक्यूपेंसी इनटू 20 का रेट लेके उसका 70% खर्चा ऐड माइनस कर नहीं, कैम हटा दीजिए ना, वही बोल रहा हूँ इसमें। राइट, या कैम को पूरा हटा भी सकते हैं, मतलब उनको हटा के भी देखना कि वो एक बार better- review करके भी देख लेते हैं। तो अगर हम कैम अलग अलग सिनेरियो अलग अलग प्रेजेंट करना होगा। ठीक। और सेकंड इसमें आकांक्षा, जैसे पहले थोड़ा सा ये लोकेशन एनालिसिस बताएंगे, जैसे क्या आज तो जैसे कोई भी आप सीबीआरई कोई भी रिपोर्ट देखेंगे ना, तो जनरली बोलते हैं नोएडा में 77% ऑक्यूपेंसी है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी में ऐसा क्या है जो लीज पे चढ़ेगा, मतलब व्हाई शुड समवन टेक दिस ऑन लीज? ऑब्जेक्टिव क्या है कमर्शियल बनाने का, जब ऑलरेडी इतना ओवर सप्लाई है नोएडा में? यहाँ से आसपास की एरिया का रेफरेंस लेके कुछ आंसर करो इसका। आप समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी बना, दैट्स फाइन, मतलब I got your point, sir. सर डिमांड सप्लाई क्या सिचुएशन है ये लोकेशन का? सर बेसिकली सर एक तो सबसे पहले जो फैक्टर आ जाता है वो ये है कि सर आज की डेट में सर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बेटर है यहाँ पे। सबसे पहले सर मेन इशू आज की डेट में क्या आता है कि लोग प्रेफरेंस क्या देखते हैं कि नियर बाय पे आसानी से कनेक्टिविटी हो, उनके एम्प्लॉयज जो है मतलब इजीली आज की डेट में लोकेशन पे रीच आउट कर पाए। सो मतलब जो उनकी कॉस्ट इंक्योर हो, जो भी उनका आने जाने का एक्सपेंस हो बहुत ज्यादा मैक्सिमम ना हो, तो उस केस में सर जस्ट मेट्रो स्टेशन जो सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन है उसी के जस्ट अक्रॉस पे बिल्डिंग है सर। मतलब जो प्लॉट है ये जस्ट अक्रॉस सेक्टर 142 पे जो एक्वा लाइन है आपकी, जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कनेक्ट करती है, तो एक तो सर ये फैक्टर है कि इस पे कनेक्टिविटी बहुत फार मच बेटर है। दूसरा पास में कोई और बिल्डिंग है क्या, वहाँ पे क्या ऑक्यूपेंसी? मतलब जनरली क्या सप्लाई डिमांड सप्लाई क्या है, मतलब जैसे ऑलरेडी ऑपरेशनल तो होंगे बहुत सारे बिल्डिंग्स में, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, चांस पास में तो क्या कोई और बिल्डिंग है उसमें क्या ऑक्यूपेंसी है, इसके बारे में बताओ। यस सर, इसी के पास में सर एक एडवांस नाविस बिजनेस पार्क करके एक बिल्डिंग है जो आज की डेट में सर 90% फुलफिल्ड है। मतलब 90% इसमें टेनेंट आज की डेट पे चढ़ा हुआ है। और प्लस सर इसके नियर बाय पे ना सर हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर्स है, मतलब काफी डेंस एरिया है, लोग काफी यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज्यादा है, लोग रहते हैं बहुत। और प्लस जितने भी इस एरिया पे सर बिल्डिंग्स है, जो भी आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह है, सारे मोस्ट प्रोबेबली 70 से 80, अगर मैं उन्हें एवरेज भी लेता हूं तो 60 से 70% पे सर सारे फुल है। तो डिमांड तो सर इसकी कहीं ना कहीं पे मतलब आज के डेट पे है ही सही। प्लस हमने सर कंपनी को लीज, मतलब जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो कंपनी इज ऑल्सो कॉन्टेक्टिंग एजेंसीज लाइक एनारॉक, सीआरबी और लोकल वेंडर से भी सर कंपनी ने इस बिल्डिंग को आगे लीज आउट करने के लिए सर कंपनी कनेक्ट कर रही है। तो सर जहाँ पे अराउंड 5 to 6 बिल्डिंग्स भी सारी रेंट पे चढ़ी हुई है, तो वी आर अज्यूमिंग कि आज से 2 साल बाद भी सर, अब तो सर आफ्टर कोविड ही हो गया कि ऑफिस वगैरह भी वापस से खुलने लगे हैं, आईटी सेक्टर्स भी दोबारा से चालू हो गए। सो कहीं ना कहीं सर आने वाले 2 साल पे वी आर अज्यूमिंग कि ठीक है डिमांड मार्केट पे होगा इस चीज के लिए। और ये एस्केलेशन कितना लिया आप रेंटल में? सर 15% एस्केलेशन ऑन एवरी 3 years। ठीक है। अक्षांश, एक चीज बताना ना कि आपने ने जो मीन्स ऑफ फाइनेंस में 139 करोड़ का टर्म लोन लिया था, मतलब वो जो अमाउंट आप निकालते हो, हाउ डू यू डिसाइड कि इतने का टर्म लोन एलिजिबल है क्लाइंट? सर इस केस में सर यूपीआई पे जब हमने अप्रोच किया था तो सर बैंक ने सर हमको एक चीज करा था कि रियल एस्टेट पे हम लोग 25% मतलब मिनिमम 70 से 75% की फंडिंग
प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे ऊपर का जो भी आपका रहेगा वो आपका प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन या फिर आपका सोर्स ऑफ इक्विटी का रहेगा। इसमें जस्ट टू अपडेट, बेसिकली यूनियन बैंक के साथ डिस्कशन ये था कि कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट उन दोनों का 75% फंडिंग बैंक कर देगा, रेस्ट अप्रूवल कॉस्ट एंड बाकी सारा प्लस इसका 25% वी हैव टू मीट आउट फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। दैट वाज द इनिशियल असेसमेंट। तो हमने 150 CR का उसके बेसिस पे प्रपोजल भेजा था, बट बैंक ने एनबीजी अप्रूव करी है 138 CR की। 138 is 58% of the project cost. 138 is around yes sir 58%. 58-59% के अराउंड। तो जनरली मतलब बस मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जनरली व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन इज एलिजिबल फॉर, मतलब उसमें आप सिर्फ ये देखते हो कि हार्ड कॉस्ट जो आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है 177 सिर्फ वो फंड होगी कि अप्रूवल कॉस्ट भी फंड कर देगा कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे वो देखता है? तो बैंक टू बैंक एक्चुअली में कई बार पॉलिसी वेरी करती है। अभी क्या है, यूनियन बैंक की पॉलिसी ये थी, जो उनका पॉलिसी था कि हार्ड कॉस्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस आईडीसी का 75% और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60%, whichever will be the lower amount will be funded by the bank. So based on that criteria, the eligibility actually comes to 150 CR in this case. So we had sent the NBC for 150 CR, but somehow bank felt comfortable at the level of 138 only in their committee meeting. So they gave us in principle approval for 138 only. मतलब हमारे दो उनके हिसाब से ही एलिजिबिलिटी है, बट स्टिल क्या होता है, वेरियस रिस्क को देखते हुए, जो आपने बोला कि आज के टाइम पे हम बोल रहे हैं एलआरडी हम प्रपोज करेंगे, कल को चल के ऑक्यूपेंसी क्या रहेगी नहीं रहेगी, कंस्ट्रक्शन का क्या रिस्क है, ये सारी चीजों को उन्होंने भी इवैल्यूएट किया होगा। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका क्या हिसाब था, बट यस देयर ओपिनियन वाज दैट 138 दे कैन टेक। सर दूसरा, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा 2.5 ईयर्स में, ठीक है, उसके बाद आपने 1 ईयर का मोरेटोरियम मांगा है, तो बाय द टाइम द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड आप उसके बाद लीज आउट करना चालू करोगे। कोई भी नया टेनेंट आएगा वो अपने फिट आउट के लिए 6-8-9 महीने लेगा, मतलब 1 साल का टेन्योर जो मोरेटोरियम आपने लिया है वो कम नहीं है। सर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 साल के बाद हमारा 50% एरिया का रेंट आउट, हमने जब प्रोजेक्शंस किया था तो 1 साल के बाद 50% एरिया का ही रेंट हम रिसीव करना चालू करेंगे। आफ्टर 3-4 मंथ्स हमने उसको 75% ले गए थे, फिर अनदर 4 मंथ्स। नहीं, मेरा पॉइंट दूसरा था। मेरा पॉइंट ये था कि आप लोग 2.5 ईयर में कंस्ट्रक्शन करोगे, तो वंस द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड देन ओनली द टेनेंट वुड बी कमिंग टू रिव्यू द मॉल, रिव्यू द कमर्शियल प्रॉपर्टी। वो उसके बाद का लीजिंग के लिए बात करेगा, उसके बाद वो आपका उसका फिट आउट के लिए। इसमें कैसे होता है ना, इसमें I'll tell you, इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन के बाद ही लीजिंग स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी पैरेलली करते रहती है। जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है ना, तो दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद टेनेंट्स एंड ऑल, बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड प्लान्स एंड ड्राइंग्स के हिसाब से इनका लीजिंग एक्टिविटी कमेंस हो जाता है। सो बाय द टाइम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना, ऑलमोस्ट 60-70% लीज आउट हो चुका होता है, रिलीज हो जाता है। ये लोग ना प्रोफेशनल लीजिंग एजेंसी एनारॉक है, सीबीआर, ऐसी एजेंसी काफी टाइप रखते हैं। इनका इन हाउस टीम भी होता है, और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनको एक बेटर कनेक्टिविटी का चाहिए होता है, वो लोग 1-1.5 साल एडवांस में अपना ऑफिस का प्लानिंग भी करते हैं। जैसे कि अब हम सब पीछे से कुछ बैकअप माइक्स, आप एक छोटी टेबल इधर रखवानी है, छोटी टेबल हाँ लाइन से साइबर कैफे जैसा ऐसे ही एल करवा के। स्विच ऑफ योर माइक्स। हाँ सर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी जो मार्केट ट्रेंड है, बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज की, वो लोग गुड़गांव छोड़ के कुछ ऐसा रेगुलेशंस गुड़गांव ने बनाया, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया डोमिसाइल को लेके, कि मैनी एमएनसीज एंड मैनी लार्ज टेक कंपनीज आर थिंकिंग टू मूव टुवर्ड्स नोएडा। एंड जो लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं इस तरह की एमएनसीज वगैरह, वो लोग 1-1.5 साल एडवांस में अपना एरिया प्लान करते हैं, उनका एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है ना, ये कंपनियां कंस्ट्रक्शन के साथ में ही अपना लीजिंग का प्लान और बिजनेस उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती रहती हैं, क्लाइंट्स को सीक करती रहती हैं। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि
कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी कुछ ना कुछ टेनेंट्स इनके पास आ जाते हैं, अगर आपका लोकेशन बढ़िया है, अगर आपका क्लाइंट डीलिंग अच्छा है तो व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, यू आर सेइंग करेक्टली कि हमको फिट आउट में भी टाइम लगता है, फिट आउट वगैरह में 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगता है, बट अगर 12 महीने के अंदर कंपनी 50% एरिया भी लीज आउट ना कर पाए, तो हमने बोला मिनिमम आप देखेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस में 40% एरिया पे भी मेरा इतना एलआरडी हो जाता है कि कंफर्टेबली 1.2 की डीएसआर आ जाती है इस बुलेट रिपेमेंट। तो अगर 35 से 40% एरिया भी लीज आउट ना कर पाए तो फिर मतलब देयर इज एन इनहेरेंट इशू इन दैट लोकेशन इन दैट प्रोजेक्ट इटसेल्फ, फिर तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है एक्चुअली। और हमने उस बेस केस को ही एजम्पशन माना है कि एटलीस्ट 1 साल बाद 50% ऑक्यूपेंसी तो ये लेके आए। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। जस्ट एक और क्वेरी था, इसमें ये जो लैंड है ये लीज होल्ड है या फ्री होल्ड बेसिस पे है? इसमें लीज होल्ड लैंड है। अच्छा बताओ आप तो प्लीज। सर लीज होल्ड लैंड है, नोएडा अथॉरिटी ने इन ईयर 2012 कंपनी सूर्य किरण को ये लैंड अलॉट किया था। सो कितना इयर्स का लीज पे है ये? सॉरी सर, राइट, कितना ड्यूरेशन कितना लीज का? नॉट गेटिंग। कितने साल के लिए, कितने साल पे? 30 साल का लीज है चांस। सर आई गेस 25-26 ईयर। 99 इयर्स लीज। 99 इयर्स। तो इसमें ये मॉर्गेज कर सकते हैं क्या लैंड को? लीज होल्ड राइट मॉर्गेज हो जाती है नोएडा के सारी केस में, नोएडा अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। तो इसमें एनफोर्समेंट कैसे होता है सर वहाँ पे लीज होल्ड पे? राइट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज, इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो एक्चुअली क्या है, नोएडा अथॉरिटी से परमिशन यही आता है कि अगर किसी को मॉर्गेज करते हैं और वो इन्फोर्स करता है तो लीज होल्ड राइट जो भी बैंक अपॉइंट करेगा जिसको, या बैंक के नाम मतलब जिसके नाम पे भी ट्रांसफर करना है, नोएडा अथॉरिटी विल हैव नो ऑब्जेक्शन इन दैट केस। लीज होल्ड राइट्स विल बी असाइन्ड टू न्यू ओनर्स। ठीक है। Chance, please continue. So we have achieved the approvals, possession certificate we have achieved, labor registration, DOCW registration, height clearance पे we have got NOC from Noida Authority and Airport Authority, environmental clearances and building plan has been achieved. Hello. Am I audible? Hello. Yeah, you are audible. People are joining in again. Time limit हो गया था तो I guess it got disconnected. So after a minute, please continue. Ajay, till the time the people are joining in, one basic question है पवन के जैसे हम लोग लीज के टाइम पे उसमें लॉक इन पीरियड वगैरह भी चेक करते होंगे ना, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशंस के टाइम पे काफी सारी बिल्डिंग बिगड़ रही हैं। मैम जब हम एलआरडी कराने जा रहे हैं हाँ? उस टाइम पे, आज के टाइम पे बैंकर्स ऑफ कोर्स लॉक इन पीरियड भी चेक कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं सेफगार्ड करके चलना चाहते हैं, या एटलीस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड पे ही करते हैं। हमारे प्रपोजल के केस में अभी तो बिल्डिंग बनी नहीं है, लीज होल्ड होना बाद में है। हम ये बोल रहे हैं कि लीज हो के लेट आउट होगा ये 3.5 साल बाद। तो उस केस में लॉक इन पीरियड वाला क्वेश्चन जो है अभी वो मतलब अब अगर बैंकर आस्क करता है तो वो है ही नहीं, सिनेरियो नहीं है कि हम उसका कुछ डिटेल उसको दे सकें।
नहीं, जैसे अगर हम उसको कंस्ट्रक्शन लोन और LRD का प्रपोजल दे रहे हो कभी, तो इन दैट केस, इन केस ऑफ LRD, एटलीस्ट यू वुड नीड दैट कैलकुलेशन टू बी डन. ओके, हाउ मच इज वैकेंट पीरियड और हाउ मच इज द वैकेंट पीरियड देयर. हाँ, अभी अगर साथ में LRD, मतलब अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे कि ऑलरेडी रेंट एग्रीमेंट कोई साइन हो चुका है, जैसे कि अक्सर वेयर हाउसेस के केसेस में होता है कि कोई बड़ा कंज्यूमर अमेजन वगैरह आ जाते हैं, वो पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके बेसिस पे ओनर कोई बिल्डिंग या कोई वेयर हाउस बनाता है. उस केस में बैंकर्स ये देखते हैं कि इस एग्रीमेंट के अंदर लॉक इन क्या है, टोटल एक्सपायर्ड पीरियड कितना रहेगा, मतलब टोटल टेन्योर कितना है कंस्ट्रक्शन के बाद का, इन सारी चीजों को भी वो फैक्टर इन करते हैं. बट नॉर्मली क्या होता है, राइट, बट हाँ, हमारे केस में टोटली प्योर, मतलब नॉर्मली, मतलब जस्ट टू कंटिन्यू दैट पॉइंट, नॉर्मली क्या होता है, कॉमर्शियल स्पेसेस में लॉक इन पीरियड होता 3 इयर्स का है, एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल इन 3 इयर्स टू पे द एंटायर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस. वो पॉसिबल नहीं है कि 3 साल LRD करा के कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कोई कर दे. वो उसका मतलब है कि हमको 33-40% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल रेंटल इनकम. तो हम नॉर्मली देख सकते हैं कि 7 या 8 साल से 10 साल के बीच में जाके ब्रेक इवन हो पाता है, मतलब 7 साल के बाद ही जाके मोटा मोटा एक एस्टिमेट लगाएं तो उसका ब्रेक इवन हो पाता है. हाँ, उतना तो एवरेज किसी को भी चाहिए टू ब्रेक इवन देयर. हाँ, हमारे केस में वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि आप वी आर आस्किंग ओनली फॉर अ कंस्ट्रक्शन लोन हियर. हाँ जी. Akshant, please continue. What's the strength of the company? Well, promoters have earlier constructed one ORD towers in Noida only, which is completely leased out. Around 60 to 70% of capacity, 60 to 70% of area has been leased out. So they have constructed one more building, Spirit Cost, which is about to be get finished, and around 40 to 50% advance tenants. They have got 40 to 50% of advanced tenants in that. एक वीकनेस इसमें जो फैक्टर लगता है सर कि एक वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट एक IT सेक्टर के उस पर आया हुआ है आफ्टर कोविड, तो ये एक मेजर हमारे लिए एक थोड़ा इशू रहेगा. बट एज वी आर सीइंग कि जा रहे, तो ये एक वीकनेस जो हमारी थी ये थोड़ी कम हुई है. एंड what we proposed was 150 crores with Union Bank, and we got NBG approval of 139 crores. इसमें tenure हमारा 3 years 6 months है. We are going to repay the loan with bullet repayment by the way of LRD. ROI which we proposed was 8.50, and processing fee was 0.50, and we have got NBG approval from Union Bank of India in the same rates. Security which we have given is equitable charge on the land. What is the ROI जिसमें से अभी NBG हुआ है आपको यूनियन बैंक से? 8.5 में ROI अप्रूव हो क्या है कंस्ट्रक्शन फंडिंग के लिए. That is quite good. And in which the promoter is given personal guarantee. So TV is under process. Gold Rush is going through the TV, and it is to be expected that after 2 to 3 days we are going to receive TV as well as, and legal and valuation has been done, and further the process is going on in batch. So it is expected that till the last of this month or in the first week of June we are going to be having we are going to get sanction for auditor. ये building plan approval कब तक आएगा इनका? मैम कंपनी ने एप्लीकेशन सबमिट करा हुआ है, and what we have come to know कि within 2 to 2.5 weeks we are assuming कि इसमें अप्रूवल आ जाएगा मैम. और दूसरे बैंक्स में भी अप्रोच कर रहे हैं कि केवल मैम वी हैव अप्रोच PNB. इसमें मैम NBG हमने शेयर किया हुआ है, ब्रांच NBG प्रोसेस कर रहा है, एंड वी हैव आल्सो विजिट कैनरा बैंक, एंड कैनरा इज आल्सो इंटरेस्टेड टू डू द प्रोजेक्ट. ये PNB में कौन सी ब्रांच यहाँ पे? LCB मैम DCM बिल्डिंग बाराखम्मा. ओके, बाराखम्मा में दिया था. मार्च और अप्रैल में थोड़ा सा काम हो नहीं पाया. अभी उधर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, ब्रांच हेड नए आएंगे KP सर, तो एक बार दोबारा से हम इसको कोशिश करके स्टार्ट करेंगे इसको.
Akshank, here is a very small question. Yes, sir. ये जो आपने बोला कि कंपनी ने एक प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुली कंप्लीट करके डिलीवर करके लीज आउट कर दिया है, Yes, जो sir. सेकंड प्रोजेक्ट है उसका क्या है? वो अपने जो शेड्यूल टाइम है उसी के हिसाब से चल रहा है या कोई डिले है उसमें? सर शेड्यूल टाइम के हिसाब से ही चल रहा है सर. बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ इसमें सीओडी अचीव हो जाएगा सर. तो उनका शेड्यूल्ड सीओडी भी वही था जो आप बता रहे हैं? सर आई हैव टू चेक दैट. आई एम नॉट श्योर. ये पॉइंट एक बार आप चेक करना मैनेजमेंट से. यू नीड टू Yes, sir. चेक कि जो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसका एक्चुअल में बैंक के साथ में शेड्यूल्ड सीओडी क्या था. दैट विल आल्सो हेल्प यू टू एस्टैब्लिश द क्रेडेंशियल ऑफ द योर कंपनी. Sure, sir. वेरी वैलिड पॉइंट जो कि हम ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन में देखेंगे. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जो सेकंड इसने प्रोजेक्ट डेवलप किया ना, वो प्रोजेक्ट में फंडिंग नहीं हो पाई इसकी. मतलब उस समय क्या, जब फंडिंग का प्रपोजल चल रहा था तो कोविड वगैरह आ गया, तो काफी सारा अनसर्टेनिटी था. प्रमोटर ने उस कंपनी में 80% इक्विटी डाइल्यूट कर दी. कोई इन्वेस्टर लेके आया, इक्विटी बेच दी, और वो उसके पैसे से उसने टाइमलाइन के अंदर ही कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे लेके आ गया है. मतलब 11वां फ्लोर बना, टोटल 13 फ्लोर्स बनने हैं, एंड फरवरी था कि 11वां फ्लोर का प्लान पड़ रहा था. अभी क्वार्टर एंड तक वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का चांस रहता है पूरा. विदाउट लोन ही किया ना, तो एक्चुअली कोई ऐसा डिफाइंड सीओडी तो फिर होगा नहीं. कोई मतलब लेंडर्स डिफाइंड सीओडी कुछ रहा नहीं. तो फिर वो तो इररिलेवेंट है. और उसने जो पैसा एक्चुअल में लाना था उसने अरेंज कर लिया इस तरीके से कि इक्विटी डाइल्यूट कर लिया उसने 80%. इसके अंदर स्ट्रेंथ में तुम लोगों ने वो एरिया का थोड़ा सा जरूर से डाल देना कि अगल बगल के एरिया में क्या रेट चल रहा है, क्या है, किस टाइप की, मतलब वहाँ पे ना मार्केट एनालिसिस का थोड़ा स्क्वायर फीट और कितना ऑक्यूपेंसी वगैरह क्या हो रहा है वहाँ पर आज के लास्ट 6 महीने में, कुछ मिल सकता है डेटा वैसा. तो इसमें जो वीकनेस भी है ना, ये एक्चुअली दिस इज नॉट अ वीकनेस, ये थ्रेट है इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए. सो इसका कोई मिटिगेशन भी डालना पड़ेगा इसमें. वीकनेस भी क्या होता है ना सर, वीकनेस इज व्हिच इज इनहेरेंट टू द कंपनी. इट्स नॉट, ये तो वीकनेस जो पूरा इंडस्ट्री के लिए है, ये तो पूरा इंडस्ट्री के लिए है ये. सो ये आपको थ्रेट में आएगा. ये वीकनेस तो कंपनी स्पेसिफिक, जैसे उसका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है या कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस नहीं है, वो वीकनेस होगा इसमें. Yes, chance. What sir is saying that weakness is an inherent issue in the company, internal issue. Internal issue is external issue. This is an external issue which is affecting the entire industry. तो इसका मिटिगेशन भी हमको, जब भी हम वीकनेस या थ्रेट डालते हैं तो उसका तो साथ में मिटिगेशन भी हमको जरूर प्रेजेंट करना होता है, जो हमने डाला होगा. इसमें स्पॉन्सर कंपनी कौन है सर? स्पॉन्सर मतलब नाम से कुछ नहीं है, क्या डायरेक्ट शेयर होल्डिंग 80% शेयर होल्डिंग राजेश जी की है, 20% मतलब मेन जो कंपनी है वो काया ग्रुप में, रियल एस्टेट में उनका एक कंपनी था OESPL, वहां भी डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल्स की. इस कंपनी में भी इंडिविजुअल्स की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है. तो ऐसा कोई पेरेंट कंपनी के तौर पे कुछ करके नहीं है. बट हाँ, ओकाया ग्रुप, मतलब राजेश जी इज द प्रोमोटर ऑफ ओकाया ग्रुप, माइक्रोटेक ग्रुप. इन्होंने पहले ना माइक्रोटेक का इन्वर्टर, माइक्रोटेक का आपको कंप्यूटर के वो यूपीएस वगैरह आते हैं, माउस आता है, कंप्यूटर कंपोनेंट आता है. फिर इन्होंने ओकाया में डाला जो कि इन्वर्टर वगैरह काम करती है. उसके बाद से मतलब 10-15 साल पहले रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करने का सोचा. पहला प्रोजेक्ट था OESPL, ओकाया सेंटर करके है, सेक्टर 42 में, सेक्टर 62 में सॉरी, नोएडा. और आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन दैट एरिया बेसिकली, मतलब सबसे लार्जर एरिया में, और बहुत अच्छा से बना हुआ है. काफी अच्छा रेपुटेशन है ओकाया सेंटर का. आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको डिटेल सारी मिलेंगी. तो दे हैव अ गुड नेम इन द लीजिंग एरिया. ओनली थिंग इज करंट मार्केट सिचुएशन जो है वहां पे रियल एस्टेट का क्या हाल है सबको पता है. बट उस स्ट्रेंथ को लेके चल रहा है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसा कि मैम ने भी बोला, सबने बोला कि वो मार्केटेबिलिटी पे एक हमको मतलब अच्छा सा इसमें लाइनअप ऐड करना चाहिए, जो कि अभी इसने प्रेजेंट नहीं किया, कि उस एरिया में क्या डिमांड है. उस एरिया में इससे बड़े बड़े 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, IT पार्क्स वगैरह हैं जो कि अच्छी ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, और अप एंड कमिंग एरिया है, कनेक्टिविटी अच्छी है, आसपास रेजिडेंशियल थोड़ा रीजनेबल रेट पे मिल जाता है. तो IT कंपनीज ऐसे लोकेशन को प्रेफर करती हैं. दैट इज द प्राइम strength of this project. और लैंड के जो लीज अमाउंट है दैट फुली पेड Till date whatever amount is due has been paid.
हर नहीं, साल आगे 12 लाख रुपए का एनुअल लीज रेंटल जाता है, वो जैसे जैसे ड्यू होता जाएगा पे होता जाएगा। वी हैव इंक्लूडेड 2 इयर्स का जो कॉस्ट है, 2-3 इयर्स का, वो कॉस्ट हमने इंक्लूड किया है इस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और इसमें रेरा का अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड क्या? ऊपर आपको लिस्ट में दिखा नहीं होगा। रेरा सर जहाँ पे सेल आउट करना होता है वहां पे रेरा लेना जरूरी है। अगर हम बिल्डिंग अपने मतलब अपने यूज के लिए रखना चाहते हैं तो रेरा रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं होता असल। और सेकंड, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में आप कंटिजेंसी बिल्ड नहीं किए क्या इसमें? मतलब क्या फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है क्या कंस्ट्रक्शन? ये तो कंस्ट्रक्शन की जो भी उसमें भी ये है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ले रखा है, उसके अंदर इनबिल्ट किया हुआ है। अच्छा, इनबिल्ट क्या है? ओके। Any other queries please? इसमें FACR कितना प्रपोज कर रहे हैं आपको? FACR बैंक की पॉलिसी है 1.5 की, हमारे क्या हो रहा है 138 के लोन के सामने 177 का तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्लस हमारा एस्टिमेट लगभग 70-80 के आसपास की लैंड की वैल्यू आएगी, मतलब 60 से 80 के बीच में कुछ लैंड की वैल्यू आएगी। तो 177 प्लस 80 250 डिवाइड बाई मोटा मोटा 250 बाई 138 करते हैं, ये FACR आता है सर अपना। तो वो 1.5 तो रियलाइजेबल पे होता है या शेयर मार्केट वाले पे लेते हैं? आरवी पे लेते हैं नॉर्मली सर बैंक। आरवी पे। तो इस पे तो फिर बैठेगा नहीं ना 1.5 आरवी पे? नहीं सर 1.5 207 में हो जाता है हमारा, 250 207 में 230 भी आता है तो हमारा मतलब FACR अवेलेबल। सर इसमें मॉडल में जो आपने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का फेजिंग एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर, फेजिंग कैसे लिया है आपने? अच्छा वो एक बार ट्राई करो प्लीज, बहुत जरूरी है, स्किप कर दिया था। कैश फ्लो वाला जो सीट है ना उसको एक्सप्लेन करो एक बार। इसमें हमने व्हाट वी आर सेइंग कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो हम लोग लैंड का डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का ब्रेकअप हमने एज जिसमें दिया हुआ है 7.30 बट हर मंथ के बेसिस पे हम लोगों ने इसको पर क्वार्टर मतलब क्वार्टरली बेसिस पे लिया है। देन जो अप्रूवल्स वगैरह हमारे जो भी है उसको हमने क्रिकेट करके यहाँ पर नहीं, मतलब इसमें क्वेरी ये है कि आप जैसे कंस्ट्रक्शन में वो इनिशियली 21 करोड़ जाने फिर 19 किए, तो वो क्या बेसिस पे है? मतलब उसका बेसिस क्या है? चांसेस का कोई आंसर एक बार ट्राई करो प्लीज पहले। ओके मैं बताता हूँ सर, बेसिकली क्या है हमारा अभी मई महीना चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे, स्केप दबाओ चांस प्लीज, उसमें स्केप दबाओ। हमारा फर्स्ट क्वार्टर में एक तो टाइम कम बचा है तो बहुत नॉमिनल एक्सपेंस, मतलब एक बार को एक महीने का भी अगर हमारे पास जून में काम होता है तो एक महीने के हिसाब से कुछ इतनी कॉस्टिंग आएगी 9-10 करोड़ रुपए के आसपास, 8 से 9 करोड़ रुपए के आसपास की हमने इनबिल्ट की है। इसके बाद से शुरुआत में काफी ज्यादा हमको एडवांस मटेरियल वगैरह के लिए भी देना पड़ता है, स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, तो आगे हमको देना पड़ेगा। प्लस कंस्ट्रक्शन का काम भी इनिशियली जब फाउंडेशन वगैरह पड़ेगा ना तो उसमें ज्यादा कॉस्टिंग आती है, फाउंडेशन में कॉस्ट ज्यादा लगता है पहले 6 महीने में, इसलिए कॉस्ट ज्यादा ले रखा है। उसके बाद से क्या होता है ढलाई जब होती है, हर प्लेन मतलब हर लेवल का जब छत पड़ता है तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है। मतलब एक बार ऐसे होना ये चाहिए आइडियली कि लास्ट में भी जाके एक बार को कॉस्ट स्पाइक करनी चाहिए तो कैश फ्लो में, बट एग्जैक्टली हाँ, फिर मेजर तो क्या लास्ट में इनकर होता है जितना भी, जैसे जब आपका लिफ्ट वगैरह इंस्टॉल होता है या जैसे जेनसेट्स वगैरह आता है ना, सब मेजर एक्सपेंस आता है लास्ट में। तो क्या कई बार हम क्रेडिट पे ऑर्डर दे देते हैं, कई बार क्या होता है एडवांस भी आगे पे आउट करते हैं। तो पेजिंग का वो एक है, पेजिंग को कैसे मतलब टीवी के साथ भी हम इसको अलाइन करके कैसे इसको मीट आउट करते हैं। इसीलिए नहीं तो क्या होता है जैसे इनिशियली ज्यादा दिखा देंगे ना तो वो क्या आपका आईडीसी सिग्निफिकेंट जंप दिखता है उसमें, फिर वो इसमें क्या होना वाला था 150 का लोन, उन्होंने 138 किया तो मेरा थोड़ा सा ना पेजिंग उस हिसाब से मुझे चेंज करनी पड़ी
ताकि मैं अपने फाइनल पीओपी एमएफ को सेम रखूं जो एनबीजी में अप्रूव हुआ है। तो मेरा आईडीसी में 3-4 करोड़ रुपए का गैप आ रहा था। अब वो एक बार को हम टीवी वाले के साथ बैठ के क्या उसको भी कैसे जस्टिफाई करते हैं वो देख के फाइनल करेंगे। तो इसमें सर पोस्ट आईडीसी आप कैसे जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे फंड करेंगे 1 साल का? That is from entirely from promoter contribution, as you can see in the cash flow. 138 crores का तो नहीं, प्रमोटर के पास इतना इक्विटी मतलब सोर्सेस है लाने का। ये क्वेरी है कि सोर्स ऑफ इक्विटी क्या है, सोर्स ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या है, कैसे आएगा मतलब ये? सर बेसिकली इसमें सर 3 चीजें हैं। एक तो सर कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है, नमाना करके एक जगह है, इमराना। हाँ, तो उसको इन लोगों ने सोल्ड आउट कर लिया और इस मंथ के एंड पे उनके पास अराउंड उसमें से 50 CR के अराउंड इसमें आने वाला है। uh, 60 to 70 CR वहां से रिसीव होने वाला है। तो अराउंड सर ये 120 से 130 CR इनके पास इसका सोर्स है पड़ा सर। तो व्हाट दे हैव टू मीट इज 96 करोड़, लेकिन 96 करोड़ के कैश वहां से आने वाला है सर। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। So ये जो 96 करोड़ टोटल रिक्वायर्ड है, इट इज रिक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 years, मतलब 3 के अलावा 2 लैंड पार्सल्स हैं इनके नोएडा में जो कि 40 to 50 CR की वैल्यू रखते हैं, उसको सेल करने का डिस्कशन चल रहा है जो कि काफी एडवांस स्टेज में है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकेंड प्रोजेक्ट में बताया था अभी, जिसमें 20% इक्विटी स्टेक अभी ये कंपनी रखती है, मतलब ये प्रोमोटर्स रखते हैं, उसकी एलआरडी की एलिजिबिलिटी लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए बनती है टोटल। आउट ऑफ दैट 20% शेयर दे विल बी आल्सो गेटिंग, दैट कम्स टू 40 to 50 CR। तो दैट इज आल्सो एन क्वेश्चन। ओवरऑल सिस्टम में इतना कैश फ्लो है कि 96 CR ये अगले 3-3.5 साल के अंदर प्रोमोटर ला सके, मतलब इतना जगह बचता है, इतना प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, यहाँ से इतना कैश अक्रॉल ले आके दे सकता है। वही जस्टिफिकेशन अभी हम बैंक को प्रेजेंट कर रहे हैं सर। नो क्वेरीज प्लीज। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है, अक्षांश का प्रपोजल जो उसने एक्सप्लेन करना था किया, मुझे आप लोगों का एक पॉइंट पे ओपिनियन चाहिए इसमें। अगर किसी कंपनी का प्रमोटर इंडियन सिटीजन नहीं रहता है फॉर व्हाट एवर रीजंस, तो क्या इनहेरेंट प्रपोजल में रिस्क आ सकते हैं और उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? Am I audible? Yes, sir. आशीष जी, अभिषेक जी, रेखा मैम, आप लोगों का थोड़ा इनपुट चाहूंगा मैं इस पे। सर इसमें जितना देखिए, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल गारंटी अगर जो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं उनका एनफोर्समेंट में तो चैलेंज आता है, बट जनरली जो बैंक्स प्रीवियस केस में क्या किए, ये क्या करते हैं, जो पर्सनल गारंटी का फिर प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जनरली इंसिस्ट करते हैं कि आप जो भी कंट्री में है वो सिटीजन वहां पे, तो वहां का इंडियन एम्बेसी में जाके वो एग्जीक्यूट करे पर्सनल गारंटी। नहीं, क्या मतलब मेरा प्रमोटर जो है वो पासपोर्ट कहीं और का होल्ड करता है, रहता वो इंडिया में है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट उसके पास पासपोर्ट किसी और कंट्री का, इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, तो क्या एग्जीक्यूशन के लिए उस कंट्री जाके वहां के कॉन्सुलेट में करे या इंडिया में भी करे? वो भी नहीं सर, वो कॉन्सुलेट, मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली ये लीगल ओपिनियन तो ऑब्वियसली इस पे ले सकते हैं अपन, बट इट विल बी बेटर कि वो कॉन्सुलेट में जाके करें वहां पे, नोटराइज अगर करेंगे तो इट विल बी इवन बेटर।
तो क्या वहाँ के स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगेगी क्या उसमें, या इंडिया की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी? हाँ, वहाँ का स्टैंप ड्यूटी लगेगा, स्टैंप ड्यूटी वहाँ के लास्ट में। अच्छा, और इसमें प्लस डिपेंड करेगा कि उसके एसेट बेस अगर इंडिया में है ना, तो आई डोंट थिंक मेजर इश्यू है, क्योंकि अल्टीमेटली जब एनफोर्स होता है पर्सनल गारंटी, उसके पर्सनल एसेट्स अटैच होते हैं। राइट। तो मतलब प्राइमरी जो हम दिखा रहे हैं नेटवर्क में सारे इंडिया का ही है। इंडिया का ही है, हाँ एग्जैक्टली। तो फिर इनकेस अगर वो कॉन्सुलेट में ये एग्जीक्यूट हो रखा है, प्लस अगर नोटराइज है, तो आई डोंट थिंक बैंक को चैलेंज आना चाहिए था एनफोर्समेंट में। अगर एसेट्स अब्रॉड में है, ऑफशोर में एसेट्स हैं, तो फिर चैलेंज आएगा उसमें। तो आई डोंट थिंक बैंक विल कंसीडर उसमें। इसके अलावा सिर्फ कोई और भी मिटिगेंट्स इस काम शेयर कर सकें अगर, तो एनी इनपुट फ्रॉम एनी अदर पर्सन? दर्शन सर हैं क्या लाइन पे? तो इसमें कोई कॉर्पोरेट गारंटी नहीं ले रहा क्या बैंक इसमें? इनकी मेन कंपनी, फ्लैगशिप कंपनी का। सर बैंक ने कॉर्पोरेट गारंटी मांगा हमसे एक्चुअल में, मतलब दैट विल बी मिटिगेंट ना, फिर आप कॉर्पोरेट गारंटी प्रपोज कर सकते हैं। बट क्या है कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग 2 लेंडर है, स्काई और ऑलरेडी एलआरडी है, वो लेंडर कॉर्पोरेट गारंटी के लिए एनओसी देंगे नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और वो आज के टाइम पे एलआरडी के केस में मतलब कोई सिक्योरिटी शेयर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे पर्सन का भी इंटरेस्ट आता है इसमें, तो बहुत मुश्किल है। तो हमने बैंक को यही कन्विंस किया कि सर कॉर्पोरेट गारंटी तो इसमें मिलना मुश्किल है। तो कोई एडिशनल कोलेटरल जिसमें बैंक नहीं मांग रहा है जैसे, दैट्स व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग विद द प्रोमोटर एक्चुअली। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो पर्सनल एसेट्स हैं प्रमोटर के, वो आप कोलेटरल में कर सकते हो। तो उसमें क्या ना, फिर वो पर्सनल गारंटी का वो मिटिगेंट आ जाएगा इसमें। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग पर्सनल गारंटी, आप डायरेक्टली उसके एसेट्स ही आप अगर मॉर्गेज कर देना उसके बैंक को एज अ कोलेटरल। वी आर एक्सप्लोरिंग दैट विद द प्रोमोटर एक्चुअली। Okay, so I guess if किसी और को कोई query है, they should ask, or we should end this session now. We can end, sir. I think end कर सकते हैं. Thank you everyone for participating. Chance, it was very good presentation. काफी areas में हमको और work करने की कोई जरूरत है, and थोड़ा सा focus approach लेके we need to study more. But overall, it was a good presentation. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Thanks, Arshan. Thank you.